जिस तरह से प्रदेश में भी चुनाव का आगाज हो चुका है और कहीं ना कहीं अब 14 फरवरी की डेट आ चुकी है। मैं इस समय ऋषिकेश तीर्थ नगरी में खड़ा हूं और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजे नेगी जी हैं। आइए बात करते हैं कि आज क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या उनकी प्लानिंग है और किस तरह से उन्होंने सोचा है कि क्या क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार R9 पे आपका। R9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके चैनल के भी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आज मेरी जन्मस्थली ग्राम सभा हरिपुर कला पर यहाँ पर आए हैं। देखिए 2022 के चुनाव आज से ठीक 29 दिन बाद होने वाले हैं और 21 वर्ष हो चुके हैं इस राज्य को बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उत्तराखंड आंदोलन के जो शहीद थे, ये उत्तराखंड आंदोलन में जिन लोगों ने भागीदारी करी, उनके सपने अधूरे से लग रहे हैं और आवश्यकता है एक बार पुनः उत्तराखंड नवनिर्माण की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी इस बार पूरे उत्तराखंड के अंदर मैदान में है। ऋषिकेश विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ऋषिकेश विधानसभा में देखिए आज भी वो तमाम मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों से ही बात करें तो आज हरिपुर कला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का इंटर कॉलेज से शुरुआत करूं तो इंटर कॉलेज में ना तो साइंस है ना कॉमर्स है, यहाँ तक कि हिंदी विषय भी 11वीं कक्षा में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो एक विधायक है उसके लिए सबसे पहला जो मुख्य विषय है वो होता है कृषि का अधिकार, बागवानी का अधिकार। उसके बाद जो सेकंड एक बड़ा उसके लिए जिम्मेदारी होती है वो होती है पशुपालन की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सारा का सारा जो व्यवसाय है वो पशुपालन के ऊपर है। गाय भैंस बकरियाँ लोग पालते हैं, उनसे जो दूध का व्यवसाय या अन्य व्यवसाय होते हैं उसके द्वारा ही उनकी आजीविका चलती है। उसके बाद अगर हम आ जाएं व्यापार का अधिकार, क्योंकि तीसरा अधिकार है। कहीं ना कहीं व्यापार में अब फिर लॉकडाउन की स्थिति में हम आजकल आ चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि दिन बाजार खुलना है कि दिन बंद हो रहा है। वो एक बड़ी चुनौती है क्योंकि व्यापार के लिए कोई व्यापार नीति आज तक यहाँ पर नहीं बन पाई। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा चौथे अधिकार की, जिसका नाम है उद्योग का अधिकार। आज से पहले जब हम छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे जब, तो ऋषिकेश को इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता था, जो उसके यहाँ पर IDPL फैक्ट्री जैसी एक बड़ी धरोहर हमारे पास थी। ग्लास फैक्ट्री थी, ढालवाड़ा में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, तो ये पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। लेकिन पिछले 20 वर्षों में यहाँ पर ना तो कोई फैक्ट्री है ना ही यहाँ पर कोई नया उद्योग लग पाया। IDPL फैक्ट्री की रिवाइवल की बात बार बार चलती है, लेकिन वो आज तक बस्तों में ही रह गई और अब तो स्थिति ये आ गई कि IDPL में जो लोग निवास कर रहे हैं उनको भी घर खाली करने की नौबत आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहाँ पर निवास करने वाले लोगों के साथ में हो रही है। तो उद्योग के नाम पे भी हम फेल साबित हुए हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा पर्यटन की, क्योंकि ऋषिकेश और उत्तराखंड एक पर्यटन नगरी के नाम से विख्यात है। इस बड़ी धरोहर के अंदर भी एक बड़ी परेशानी है कि वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं या पहाड़ से आने वाले लोग हैं या जो उत्तराखंड के अंदर जो लोग रहते हैं उनको बेड नहीं मिल पाते। एक बड़ी समस्या एम्स के अंदर लगातार बनी रहती है। उसके अलावा वहाँ पर जैसा कि लोगों के द्वारा फीडबैक आता है कि मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ कहीं ना कहीं वहाँ के जो चिकित्सक है, स्टाफ का व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं बताते लोग, तो उस पर भी एक सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता इस काम के लिए भी है कि ऋषिकेश का जो एम्स अस्पताल है वहाँ पर रहने वाले जो मरीज जो वहाँ इलाज के लिए आते हैं, जिनका लंबा इलाज होना होता है, उनके तीमारदारों के लिए रुकने के लिए कोई होम शेल्टर नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो तमाम चुनौतियाँ इस क्षेत्र में हैं। अब क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से मैं रहने वाला हूँ, तो शुरुआत जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे ये कृषि भूमि है। सबसे पहले तो जनता को समझना होगा कि जो एक विधायक आपके क्षेत्र का होता है उसके मुख्य अधिकार क्या है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो एक विधायक है उसके लिए सबसे पहला जो मुख्य विषय है वो होता है कृषि का अधिकार, बागवानी का अधिकार। उसके बाद जो सेकंड एक बड़ा उसके लिए जिम्मेदारी होती है वो होती है पशुपालन की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सारा का सारा जो व्यवसाय है वो पशुपालन के ऊपर है। गाय भैंस बकरियाँ लोग पालते हैं, उनसे जो दूध का व्यवसाय या अन्य व्यवसाय होते हैं उसके द्वारा ही उनकी आजीविका चलती है। उसके बाद अगर हम आ जाएं व्यापार का अधिकार, क्योंकि तीसरा अधिकार है। कहीं ना कहीं व्यापार में अब फिर लॉकडाउन की स्थिति में हम आजकल आ चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि दिन बाजार खुलना है कि दिन बंद हो रहा है। तो वो एक बड़ी चुनौती है क्योंकि व्यापार के लिए कोई व्यापार नीति आज तक यहाँ पर नहीं बन पाई। हमारी पार्टी ने इतने टास्क हमें दिए हैं कि उन टास्कों को लेकर हम बार बार लोगों के पास गए, चाहे बिजली का कैंपेन हो, रोजगार का कैंपेन हो, तीर्थ यात्रा का कैंपेन हो, या फिर जब कोविड का काल चला था, कोविड काल में भी हम लोग कोविड किट लेके लोगों के घर घर तक गए, उनका टेम्परेचर नापने उनके लिए। उसके अलावा आजकल भी हम महिला गारंटी कार्ड लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। और तमाम जो हमारी योजना है, क्योंकि देखिए आज सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है और वही हमारी पहली प्राथमिकता भी है। और पहली प्राथमिकता में हमने सबसे पहले रोजगार को रखा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं निकल पाई। अभी चुनाव से ठीक 5-6 महीने जो वैकेंसियाँ निकाली गई, मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से भाजपा की कि यही वैकेंसी अगर आपने चुनाव जीतने के 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर निकाल दी होती, तो जो बच्चे आज
की उम्र पार कर चुके हैं, 41, 42, 43 पे पहुंच के जो ओवर एज हो चुके हैं, वो आज नौकरी कर रहे होते हैं और आपको दुआएं दे रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों ने उनको ठगने का काम किया। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हम 6 महीने के अंदर रोजगार देंगे। जब तक हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तब तक हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, ताकि उन बच्चों को ये ना लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जैसे कि वर्तमान की सरकारों ने या पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात करी है आम आदमी पार्टी, जिस तरह से दिल्ली में कार्य कर रही है उसी की एक पिक्चर सामने दिखाई देने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में। और खासतौर से जीत के बाद सभी आश्वासन जो दिए जा रहे हैं उनको पूरा पक्का करने की बात की जा रही है। मैं विपिन नागी, R9 ऋषिकेश।